हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेटा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2019 में चुनी गई भारत सरकार की पहली सालगिरह के बारे में, या ये कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट 2.0 की पहली सालगिरह के बारे में। आज यानी मई 30, 2020 को 2019 में चुनी गई भारत सरकार या मोदी गवर्नमेंट 2.0 को एक साल हो चुके हैं। पिछले एक साल में काफी बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए। भारत सरकार ने काफी बड़े बड़े इश्यूज को फेस किया, काफी बड़े बड़े सिचुएशन से डील किया और अपने गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल दिया। भारत सरकार के इस एक साल के संपन्न होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पत्र लिखा है भारत की जनता के नाम, और उसमें उन्होंने भारत की जनता को धन्यवाद किया है उन पे विश्वास जताने के लिए और उनको पिछले साल फिर से चुनने के लिए। उन्होंने अपने पिछले एक साल में किए गए कामों के बारे में इस पत्र में लिखा है और किस तरह वो आगे भी भारत के लिए काम करते रहेंगे और उनका विजन भारत के प्रति क्या है, ये उन्होंने इस पत्र में लिखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति में किस तरीके से भारत एकजुट रहा है और आगे भी हमें इसी तरीके से एकजुट रहना पड़ेगा अगर हमें कोरोना वायरस को हराना है। तो इस पत्र में उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के सभी मंत्रियों को भी धन्यवाद कहा है और उनके काम के लिए और उनके एफर्ट्स के लिए उनकी प्रशंसा भी की है। मैं इस पत्र की ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत सरकार के पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में। इस बारे में बात करते हुए हम 7 पैरामीटर्स पे या 7 मुद्दों पे बात करेंगे और देखेंगे कि भारत सरकार ने इन पैरामीटर्स पे या इन मुद्दों पे किस तरीके से काम किया है। तो जो पहला पैरामीटर है वो है डिसीजंस। ये तो मानना ही होगा कि भारत सरकार ने पिछले एक साल में जितने डिसीजंस लिए हैं उतने शायद ही उन्होंने उससे पहले के 5 सालों में लिए होंगे। पिछले एक साल में बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस आए हैं, जिनमें से धारा 370 का हटना, एनआरसी और सीए का लागू होना, राम मंदिर के मुद्दे पे डिसीजन आना और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे भी डिसीजन आना और इन सब डिसीजन को लागू करना, ये काफी बड़ी अचीवमेंट है या ये काफी बड़े डिसीजन है जो पिछले साल आए हैं। ऐसे ही बहुत से अलग अलग डिसीजन भी पिछले साल आए हैं जिसमें भारत सरकार ने काफी अहम भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ डिसीजंस ऐसे थे या कुछ मुद्दे ऐसे थे जो भारत के आजादी के वक्त से पेंडिंग थे और भारत के आजादी के वक्त से भारत के राजनीति में बहुत ही चर्चा किए हुए और बहुत ही भड़के हुए मुद्दे थे। ये मुद्दे ऐसे भी थे जो भारत के इतिहास का बहुत बड़ा भाग थे और भारत के राजनीति के इतिहास का भी बहुत बड़ा भाग थे। इन डिसीजंस को लेने में, इसके लिए जो बिल पास करवाना था लोकसभा और राज्यसभा में और इनको इंप्लीमेंट करवाने में जो भारत सरकार ने भूमिका निभाई है या जिस तरीके से भारत सरकार ने ये काम किया है वो काफी प्रशंसनीय है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है डीलिंग विद द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस डिसीजंस। इस पैरामीटर में हम इस बारे में बात करेंगे कि जो अहम डिसीजंस पिछले साल लिए गए वो डिसीजन लेने के बाद जो रिस्पॉन्सेस आए, जो भारत में हुआ, उसको भारत की सरकार ने किस तरीके से हैंडल किया। डिसीजंस लेना या बिल पास करवाना जितना मुश्किल होता है उससे भी कई ज्यादा मुश्किल होता है उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना, उस बिल को इंप्लीमेंट करना और उसके बाद जो भारत के नागरिकों का रिस्पांस आएगा या वो जिस तरीके से इस पे रिएक्ट करेंगे उसको हैंडल करना। जैसे कि जब एनआरसी और सीए का बिल लाया गया उसके बाद जिस तरीके से भारत में अलग अलग जगहों पे मोर्चे निकाले गए, जिस तरीके से उसको अपोज किया गया, जिस तरीके से ऑपोजिशन ने उसके बारे में गलत जानकारी फैलाई, इन सब चीजों से जिस एफिशिएंसी के साथ भारत सरकार ने डील किया है वो काफी सराहनीय है। साथ ही साथ जब धारा 370 हटाई गई उस समय जिस तरीके से अमित शाह जी ने कश्मीर में हालत संभाले, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय मिलिट्री को वहां पे भेज के पूरी स्थिति संभाली, वो भी काफी अच्छा गवर्नेंस दिखाता है भारत सरकार का। और जो राम मंदिर के मुद्दे पे पिछले साल डिसीजन आया उस डिसीजन को सभी धर्मों ने शांतिपूर्वक अपनाया और पूरे देश में शांति बनाए रखी, पूरे देश में शांति रही। ये काफी बड़ी अचीवमेंट है भारतीय सरकार की और भारतीय सरकार के गवर्नेंस की, क्योंकि ये काफी भड़का हुआ मुद्दा था और इस मुद्दे के लिए पहले ही काफी दंगे फसाद हो चुके हैं। पर जब ये डिसीजन आया, इतने सालों बाद आया, उसके बाद जो शांति बनाई रखी, जो शांति भारत में रही, वो बहुत हिस्टोरिक थी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की। तीसरा जो पैरामीटर है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मामले में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारत सरकार थोड़ी पीछे रह गई, क्योंकि जब एनआरसी और सीए का बिल पास किया गया उसके बाद भारत में काफी गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गई और ऐसा कहा जाने लगा कि भारत के जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी या उनकी नागरिकता अभी खतरे में है, जबकि ऐसा इस बिल में कुछ भी नहीं था या इस लॉ में कुछ भी नहीं था। और भारत सरकार इस चीज को क्लियर करने में या भारत सरकार इस चीज को स्प्रेड करने में थोड़ी पीछे रह गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के पास गया इस बिल के बारे में, तब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के फेवर में डिसीजन दिया, पर उन्होंने भारत सरकार को यह भी निर्देश दिया कि आप कम्युनिकेशन अच्छी से कीजिए, आप इस बिल के बारे में
और जानकारी स्प्रेड कीजिए, भारत के लोगों तक इस बिल के बारे में सही जानकारी पहुंचाइए। साथ ही जैसे कि पिछले 4 महीनों से भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारत सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन में थोड़ी कमी रह गई या ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी कमी रह गई। अगर भारत सरकार की तरफ से थोड़ा कम्युनिकेशन और अच्छा होता, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा होती, तो जो गरीबों को या माइग्रेंट्स को या जो लेबर्स है उनको जो तकलीफ हुई है वो थोड़ी और कम की जा सकती थी। चौथा जो पैरामीटर है वो है पॉलिटिकल रिजल्ट्स या पॉलिटिकल इंपैक्ट। जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग से कह रहा हूं, पिछले साल में काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंपैक्टफुल डिसीजंस लिए गए और काफी इंपैक्टफुल डिसीजंस इंप्लीमेंट किए गए भारत में, और इन डिसीजंस की वजह से शायद बीजेपी को थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंपैक्ट हुआ है स्टेट इलेक्शंस में। क्योंकि पिछले साल जहां भी स्टेट इलेक्शंस हुए वहां पे बीजेपी का परफॉर्मेंस या बीजेपी के पॉलिटिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो काफी खराब था। जैसे कि पिछले साल झारखंड में जो स्टेट इलेक्शंस हुए वहां पे बीजेपी हार गई और उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इसके बाद महाराष्ट्र में जो स्टेट इलेक्शंस हुए वहां पे हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, पर सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए जो पॉलिटिक्स हुई बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में, वो इतनी खराब थी, वो इतनी नेगेटिव थी कि उसने भारतीय पॉलिटिक्स का स्तर बहुत नीचे गिरा दिया। साथ ही इस साल जब दिल्ली के इलेक्शंस हुए वहां पे बीजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ और इस बार फिर से आप पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और आप सरकार फिर से बनी। पांचवा जो पैरामीटर है वो है सेंट्रल मोनोपोली। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की क्षमता बीजेपी में है या पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की क्षमता बीजेपी के पास है। ऐसा 2 कारणों की वजह से है। पहला कारण यह है कि बीजेपी को अपोज करने के लिए कोई स्ट्रांग ऑपोजिशन है ही नहीं, और जो टुकड़ों टुकड़ों का ऑपोजिशन है वो यूनाइटेड नहीं है, वो बिखरा हुआ है। इसके वजह से बीजेपी जो चाहे, क्योंकि सत्ता उसके पास है और सीट्स भी उसके पास है, जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है और वो डिसीजन वो पास करवा सकती है इस मोनोपोली की वजह से और इस लैक ऑफ स्ट्रांग ऑपोजिशन की वजह से। और ऑपोजिशन में कोई स्ट्रांग वॉइस भी नहीं है जो कि गवर्नमेंट के डिसीजंस पे या गवर्नमेंट के एक्शंस पे क्वेश्चन कर पाए और उन्हें फैक्ट्स के बेसिस पे क्रिटिसाइज कर पाए। और दूसरा कारण जो है इस मोनोपोली का वो है बीजेपी की स्ट्रांग लीडरशिप। बीजेपी में इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन जी, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, ये इतने स्ट्रांग लीडर और इतने अच्छे प्रवक्ता है कि अगर इनके किसी डिसीजन पे या इनके किसी एक्शन पे कोई ऑपोजिशन कुछ क्वेश्चन रेज भी करता है तो ये इतने फैक्ट्स के साथ और इतने अच्छे तरीके से आंसर करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म ही नहीं रहता, और ये हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ तैयार होते और ये किसी भी डिबेट और किसी भी चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। छठा जो पैरामीटर है वो है इंटरनेशनल प्रेजेंस। पिछले 1 साल में, यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 6 सालों में, यानी जब से नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत का इंटरनेशनल प्रेजेंस काफी बड़ा है, काफी अच्छे तरीके से बड़ा है। चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो G20 हो, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंटरनेशनल कमिटी हो, वहां पे भारत का रुतबा काफी बड़ा है और भारत के वर्ड्स की वैल्यू भी काफी बड़ी है। रिसेंटली WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव कमिटी की मेंबरशिप भारत को मिली अगले 3 साल के लिए, और अगले 1 साल के लिए इसकी चेयरमैनशिप भी भारत को मिली, जो कि फिलहाल भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है। ये काफी बड़ा ऑनर है भारत के लिए। साथ ही साथ कोरोना वायरस से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारत की काफी प्रशंसा की गई और खासकर भारत की लीडरशिप की और भारत के गवर्नमेंट की भी काफी प्रशंसा की गई। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है भारत के, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो या किसी और देश के साथ हो, उसमें भी भारत ने अपना काफी स्ट्रांग स्टैंड रखा है। और भारत के आंतरिक मामलों में भी अगर कोई देश इंटरफेयर करता है तो भारत काफी स्ट्रांगली उसको अपोज करता है और काफी स्ट्रांग वर्डिक्ट देता है उसके बारे में। जैसे कि कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई उस समय पाकिस्तान ने और बाकी कुछ देशों ने काफी ट्राई किया कि भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल दे, पर भारत ने उनको काफी स्ट्रांग मैसेज सेंड किया और अपने इस इंटरनल सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया। 7वां और आखिरी जो पैरामीटर है वो है कोविड-19 या कोरोना वायरस। पिछले 4 महीनों से भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है और पूरी दुनिया तारीफ कर रही है भारतीय सरकार के एफर्ट्स के लिए, प्रयत्नों के लिए और उनके काम के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उन्होंने जिस तरीके से सबसे जल्दी लॉकडाउन लगाया भारत पे और उन्होंने जिस तरीके से भारत के कोरोना वायरस केसेस के साथ डील किया, जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन, जिस तरीके से
रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन बनाए और जिस तरीके से पीपीई किट बनाई, जिस तरीके से मास्क बनाए, जिस तरीके से टेस्टिंग जारी की, इन सब चीजों की काफी प्रशंसा हुई, न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी। और भारतीय सरकार ने न सिर्फ भारत में कोरोना वायरस से लड़ाई जारी रखी बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बाकी देशों की मदद की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, चाहे वो बाकी देशों को दवाइयां पहुंचाना हो या उनके देशवासियों को अपने जहाजों में लाना हो या भारत से उनके देशवासियों को भेजना हो। इन सब चीजों में भारत ने काफी अच्छा काम किया है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से डील करते समय भारतीय सरकार कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस में थोड़ी पीछे रह गई। अगर वो थोड़ा और बेहतर कम्युनिकेशन करती, थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से अवेयरनेस फैलाती और ट्रांसपेरेंसी रखती अपने एक्शंस में, तो कोरोना वायरस की स्थिति से और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए या इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पिछला एक साल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और इस साल में जो डिसीजंस लिए गए, जो गवर्नेंस किया गया, वो भारतीय सरकार की क्षमता को और गुड गवर्नेंस को दिखाता है। एक दो जगह ऐसी थी जहां पे वो और अच्छा कर सकती थी, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी है, अवेयरनेस है, पर फिर भी जिस तरीके से पिछले एक साल में भारत सरकार ने काम किया है वो काफी सराहनीय है, वो काफी प्रशंसनीय है। साथ ही भारत सरकार का जो भारत के प्रति विजन है, चाहे वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो या आत्मनिर्भर भारत हो, ये सारे विजन काफी अच्छे हैं, ये सारे इनिशिएटिव काफी अच्छे हैं। बस मेरी ये आशा है कि इन विजन्स को और इन सारे इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए जो अकाउंटेबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार ने दिखानी चाहिए वो दे पाए, और साथ ही साथ हम भारतीयों की भी जो ड्यूटी है वो हम सब भारतीय मिलकर पूरी कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।